ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। शिमाली सिंध में डाकू राज के हवाले से हम पहले भी बात करते रहे हैं। सूरत हाल गंभीर है। अब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मग़वी हैं, उनको बाज़याब नहीं कराया जा सका, मुज़ाहरे हो रहे हैं। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में नामूस रिसालत का जो कानून है वो उसकी हिस्ट्री क्या है और वो पाकिस्तान में किस तरह मुख्तलिफ है दीगर मुस्लिम ममालिक की निस्बत, इस पर भी बात करेंगे। गज़ा का भी जिक्र होगा। लेकिन आगाज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हमारे जजेस से। कल ख़बर आई थी कल शाम को कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे धमकी आमेज़ मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी ख़बर आई कि वहाँ के जो 4 जजेस हैं उनको भी धमकी आमेज़ खतूत आए हैं। जिस प्राइवेट कंपनी ने ये डिलीवर किए उसके मुलाजिम को अरेस्ट कर लिया गया है, उससे तफ्तीश जारी है। जबकि इस्लामाबाद में जो खतूत आए थे उनमें धमकियाँ भी थीं, मशकूक किस्म का पाउडर भी था। उसका केस जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के थाने में दर्ज किया गया है। FIR दर्ज हुई है। ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि इसके पीछे कौन है। एक गैर मारूफ तंजीम है जिसने कहा है कि वो ये कर रहे हैं। उसका नाम है तहरीक नामूस पाकिस्तान। इनका पहले कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं रहा, ना ही इनकी कोई कार्रवाइयाँ हमारे नॉलेज में हैं। एक वाक़या है पिछले साल का जब इन्होंने कहीं पे एक थैला रखा था इस्लामाबाद में। डिटेल चाहें तो आप हाँ बता दें कि क्या जानते हैं इनके बारे में। ना सिर्फ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी भेजा गया खतूत। और अजीब से नाम है, रेशम खातून ज़ौजा वक़ार हुसैन के नाम से ये ख़त लिखे गए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना है कि इन पे डाक मोहर मद्धम है, मगर शायद ये पिंडी से पोस्ट किया गया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जजों को मोहित फाजिल वल्द मंजूर अली शाह की जानिब से ये ख़त भेजा गया और इन सब में कदर मुश्तरक जो है वो आपने बता दी है कि तहरीक नामूस से पाकिस्तान। गुज़िश्ता सितंबर में इस तंजीम का नाम BBC की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तंजीम का नाम उस वक्त सामने आया था जब इस्लामाबाद की जो जजेस कॉलोनी है उसके करीब से एक थैले में 3 दस्ती बम, 1 पिस्तौल और 50 गोलियां बरामद हुई थी। इस थैले में इस्लामाबाद की अहम इमारतों का नक्शा भी था, थैले में ख़त भी था जिस पर तहरीक नामूस पाकिस्तान दर्ज था और इसमें जजों और फ़ौजी अफसरों को बुरा भला कहा गया था। और जो मौजूदा खतूत मिले हैं उनमें भी जजों को, सियासतदानों को और फ़ौजी अफसरों को बुरा भला कहा गया है। अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अदालती मामले का एक रुकन है, BBC वालों ने पूछा भाई ये ऐसी टालकम पाउडर है क्या है, तो उसने कहा कि जब मैंने ये ख़त खोला तो आँखों में जलन शुरू हो गई और फिर मैंने सैनिटाइज़र से ज़ाहिर आँखें धोई और कोई 1.5 घंटे बाद वो जलन कम होनी शुरू हुई। आपको याद होगा सबसे पहले जो एंथ्रेक्स का नाम था आपने कब सुना था? 9/11 के फ़ौरन बाद 2001 में अमरीकी सियासतदानों और मीडिया को खतूत भेजे गए थे। 22 अफराद मुतासिर हुए थे और 5 मर गए थे। लेकिन जाहिर है ये एंथ्रेक्स नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी है एक मैसेजिंग है अब किसकी तरफ से है। और ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब ऑलरेडी हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मामला देख रही है कि जजेस को जो धमकियाँ मिलती हैं ऑफिसर्स की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से, कैसे उसको टैकल किया जाए। तो आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई 7 रुकनी बेंच की सुओ मोटो नोटिस के तहत। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1.5 घंटा ये चली समाअत और इसमें बेशतर वक्त जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने अपना जो एक्शन है उसको डिफेंड करने में सर्व किया कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। पहले एक इंक्वायरी कमीशन का ऐलान हुआ। उन्होंने अपनी बात में ये भी बताया कि तसद्दुक़ जिलानी साहब साबिक चीफ जस्टिस ने शायद इसलिए उससे फिर इनकार किया क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत लेदे हो रही थी, अजीब बातें हो रही थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज सोशल मीडिया के हवाले से भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने जो बातें की उसमें उन्होंने ये भी एजेंडा दिया कि हो सकता है कि अगली समाअत जो है वो शायद फुल कोर्ट करे और ये अगली समाअत जो है ये 29 अप्रैल मतलब ईद के भी काफ़ी बाद जाकर होगी।
जजेस का मूड खासा एग्रेसिव था। हाँ, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह तो रेत में सर दबा के नहीं बैठ सकते, और अतहर मिनल्ला ने अटारनी जनरल को बराह रास्त मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि जी ऐसा मामला मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंच सकता है जब मुलजिम ही उसकी तहकीकात करना शुरू कर दे, यानी एग्जेक्टिव। और इस मामले में एग्जेक्टिव ही असल मुलजिम है, और जो भी हैं उनका एहतसाब तो होगा। बिल्कुल। तो आज कमरा अदालत में सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इमरान वसीम मौजूद थे। इमरान, ज़ाहिर है कि देखी ये समाअत है, बड़ा अहम मामला है, अदलिया की खुद मुख्तारी, अदलिया की आज़ादी। आज जो कुछ हुआ उसके बाद ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई रिटन ऑर्डर आया है, लेकिन इस पूरी समाअत में 2-3 अहम पॉइंट्स आपकी नज़र में क्या रहे? देखें, सबसे पहले तो जो अपने जिलानी साहब आपने कहा ना कि जो एक्शन लिए गए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे इस जजेस के खत के बाद, वो चीफ साहब ने आज जो है वो कमरा अदालत में बताया। वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आज अदालत में रिवील किया गया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे चल रही थी, उन्हें आप खबर कहें या अधूरी खबर कहें, उनकी दुरुस्तगी हुई है। अच्छा। सबसे पहले तो देखें ना कि ये जो आज अतहर मिनल्ला साहब ने बात की और आप भी फरमा रहे थे कि ये जो एग्जेक्टिव है वो तो मेन कल्प्रिट है, एक्यूज है, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये बात कोई नई नहीं, लेकिन नई इस लिहाज से है कि ये आज कमरा अदालत में हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया था, वहां पर भी इसी इशू के ऊपर डिस्कस किया गया। वहां पर भी चंद जज साहबान की यही राय थी कि एग्जेक्टिव से आप कैसे तहकीकात करा सकते हैं, वहां पे जुडिशियल कमीशन बना के हमें इसे जुडिशियल साइड पे देखना चाहिए। तो जो बातें बंद कमरे में हो रही थी, आज वो ओपन कोर्ट में बात हुई है। लेकिन जो बाकी बातें चल रही थी कि ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा का अपना इनिशिएटिव था, उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये वजीर आजम शहबाज शरीफ आए, लॉ मिनिस्टर आए, अटॉर्नी जनरल आए, ये मुलाकात हुई। तो आज की अदालती कार्रवाई में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सामने आए, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब खबरों की दुरुस्तगी हुई है कि सबसे पहले तो ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा गया। फुल कोर्ट ने मैंडेट दिया कसरत राय के साथ कि चूंकि जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी अगर मैं उसका खुलासा अपने अल्फाज में आपके सामने रखूं कि क्या हम किसी एजेंसी के सरबराह को बुलाएं, क्या हम किसी इदारे के सरबराह को बुलाएं, या किसी इंस्पेक्टर को बुलाएं, या किसी ऑफिसर को बुलाएं, तो क्यों ना जो हेड ऑफ एग्जेक्टिव है, मतलब जो एग्जेक्टिव का जो सरबराह है, उससे बुलाते हैं, उसके सामने मामला रखते हैं। तो फिर वहीं से मैंडेट मिला था उस फुल कोर्ट के इजलास में, और फिर प्राइम मिनिस्टर को वहां पे बुलाया गया। और प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट साइड पे इसलिए नहीं बुलाया गया कि आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। अब ये आपके लिए भी नई बात है, हमारे लिए भी नई बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 1973 से लिखा गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में नहीं बुला सकते। लेकिन हमारे सामने कई मिसालें मौजूद हैं। अभी चंद रोज पहले निगरान वज़ीर आज़म को हाई कोर्ट में बुलाया गया था, वहां पे आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना की बात नहीं हुई, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 का तज़किरा करके कहा गया कि कोर्ट में नहीं बुला सकते थे, लेकिन उनको इंतजामी साइड पे बुलाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बुलाया गया, और उनके सामने ये इशू उठाया गया। फुल कोर्ट में जो बातें हुई उनके सामने रखी गई। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तमाम ताउन करने के लिए तैयार हैं, उस पर जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाने के लिए तैयार हैं। तो जो नाम आए जैसे जिलानी साहब का, जैसे नासिर मुल्क साहब का, ये भी कहा जा रहा था कि ये हुकूमत ने नाम दिए हैं या अकेले चीफ जस्टिस ने नाम दिया। तो ये भी आज क्लियर हुआ है कि वो नाम जो दिए गए उसकी सपोर्ट उसमें बैक थी पूरी फुल कोर्ट की अक्सरियत की, और फिर वो नाम जो है उन्हीं में से एक नाम का जो कि सबसे टॉप पे था जिलानी साहब का, उसके नाम का जो है वो इंतखाब किया गया। तो ये चीजें आज जो है वो क्लियर हुई। और फिर इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में जैसे कि अभी हमारे सीनियर भी बता रहे थे कि जजेस का रवैया बड़ा एग्रेसिव था, तो बिल्कुल ऐसा ही था। और सबसे ज्यादा संजीदगी जिस जज के चेहरे पे हमने देखी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। आमतौर पे वो किसी भी समाअत में इतने संजीदा या उनके चेहरे के आप यूं कह लें कि जो खद्दोखाल होते हैं वो इतने संजीदगी वाले नहीं होते थे। आज बहुत ज्यादा संजीदा थे। उन्होंने कहा कि ये मामला हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इस पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो जब ये मुलाकातें होती रही तो उन मुलाकातों में मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, लेकिन बहरहाल आज बहुत सारे सरप्राइज भी थे। एक तो ये कहा जा रहा था कि शायद लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। और फिर ये था कि फुल कोर्ट की जो इस्तदा करने के लिए लोग कमरा अदालत में आए थे, जिनकी अभी पिटीशन आज अदालत में समाअत के लिए फिक्स नहीं थी, उनकी बात करने से पहले, उनकी इस्तदा करने से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने खुद कह दिया
कि चूंकि यहाँ पे 7 जजेस अवेलेबल थे, तो उन 7 जजेस पर आज हमने बेंच बनाया है। बाकी जजेस लाहौर रजिस्ट्री में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं। वहां पे उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया था कि ईद उल फितर से पहले उन्हें उनके होम टाउन में वहां पे जो मुतल्लिका रजिस्ट्रीज है सुप्रीम कोर्ट के, वहां पे भिजवा दिया जाए। तो अगली समाअत फुल कोर्ट होने का इंदिया भी काजी फैसल साहब ने दिया, लेकिन जो तारीख लंबी पड़ी है उसकी वजह भी अदालत में बयान की गई कि ईद के बाद भी कुछ बेंचेस लाहौर रजिस्ट्री में होंगे, कराची रजिस्ट्री में होंगे, तो तमाम जज जब प्रिंसिपल स्टेट इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉज लिस्टें वगैरह पहले से हफ्ते 2 हफ्ते पहले जारी हो जाती है, नोटिस बुकला कर जा चुके होते हैं। तो उसमें जो एक विंडो बन रही थी वो 27 अप्रैल की डेट आई है, लेकिन उसमें भी एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, या 29 अप्रैल हो जाएगा, या एक तारीख और आगे चली जाएगी। लेकिन वही हफ्ता जो 29 अप्रैल वाला है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डे टू डे बेसिस पर इस केस की समाअत करके इसको कंक्लूड करेंगे। अच्छा इमरान, एक सवाल ये कि बहुत सारे लोग आपके साथी कोर्ट रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर्स जो हैं, वो इस वक्त काजी फायज ईसा की तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई तो चले कर ही रही है, लेकिन पॉलिटिकल डोमेन को हम छोड़ देते हैं। तनकीद ये हो रही है कि लग ये रहा है, तासुर ये उभर रहा है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो दबाव में आके बहुत सारे काम कर रहे हैं, और आज उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया अपना पूरा ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए। क्यों आखिर उनको इतनी फिक्र है कि सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या कह रहा है? ये आपके ख्याल में क्यों ज़रूरी है उनके लिए ये पूरा रिकॉल करना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? मेरे ख्याल से जो चीज़ें जिस तरीके से बयान की जा रही थी उस तरीके से थी नहीं, और ब्लेम गेम हो रही थी, और फैक्ट जो है वो सही तरीके से नरेट नहीं हो रहे थे। तो गालिबन इस वजह से उन फैक्ट्स की आज दुरुस्तगी की, जो मैंने अपने आगाज में भी कहा है कि जैसा कि जिलानी साहब के नाम के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको तो बताया गया था कि फुल कोर्ट ने उनका नाम प्रपोज किया है, लेकिन उनको जब पता चला कि फुल कोर्ट ने नहीं किया तो तब उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, लेकिन उनके इनकार की जो वजह है, मतलब कंपल्शन है चीफ जस्टिस साहब को कि मुझे अपना रिकॉर्ड सही रखना है। अच्छा, सब में पड़ता है। हाँ, अच्छा ये बताएं कि अब जो सब्सटेंस है, जो असल इशू है कि हमारी अदलिया कैसे ख़ुद को आज़ाद महसूस करेगी ताकि ख़ुद मुख्तार भी महसूस करे, अब वो हम देखेंगे कि रिटन ऑर्डर में क्या आता है, राइट? अब मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा कि क्या आएगा, लेकिन वो कब तक एक्सपेक्टेड है? रिटन ऑर्डर में तो जाहिर सी बात है कि फुल कोर्ट की बात भी कर दी जाएगी, साथ में एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन भी कर दी जाएगी कि आप अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल या जो एक तशनीकी रह जाती है कि आज की अदालती कार्रवाई में जो सवालात उठे हैं या जो रिमार्क सामने आए हैं, उसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार नहीं है जुडिशियल कमीशन बनाने का। एक जुडिशियल कमीशन बना था, अब उस जुडिशियल कमीशन के सरबराह ने इनकार कर दिया है। तो हम तो जुडिशियल कमीशन बना के बराह रास्त अपने ऑर्डर से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हमारे पास तहकीकात का कोई अख्तियार नहीं है। और इसी बात पे फिर अटॉर्नी जनरल साहब के भी दलाइल थे कि माजी में जीआईटी सुप्रीम कोर्ट बनाती रही, मॉनिटरिंग जज अपॉइंट होते रहे, 2017 से लेके 21 तक क्या होता रहा वो भी हमारी जुडिशियल हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अब ये जुडिशियल साइड पे जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है, आज 7 रुकनी बेंच है, आइंदा समाअत में फुल कोर्ट होगा, उन इन्वेस्टिगेशन का क्या बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगी तो इस मामले की जो कि 6 जज साहबान का खत है उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? आज की अदालती कार्रवाई से मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कोर्ट जो प्रोसीजर है, जो फ्यूचर कोर्ट्स हैं, उनको ले डाउन कर दिया जाएगा। मंसूर अली शाह साहब ने यही कहा कि हमसे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने रहनुमाई मांगी है, तो हम फ्यूचर के जो कोर्ट्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनको ले डाउन कर देते हैं, आप हमें गाइडलाइंस दें। तो मुझे आज की प्रोसीडिंग में वो इन्वेस्टिगेशन नजर नहीं आ रही। क्या वो होगी? अगर होगी तो कैसी होगी? मुझे तो आज सिर्फ फ्यूचर के हवाले से कुछ प्रिंसिपल या कोड ऑफ कंडक्ट की जो चीजें हैं उनके हवाले से चीजें सामने आई हैं। अच्छा, तो ये रिटन ऑर्डर कब तक है मुतवक्के? रिटन ऑर्डर के हवाले से जाहिर सी बात है कि ये 7 जजेस ने पहले तो एक जज साहब इसको लिखेंगे और लिखने के बाद फिर तमाम जजेस को भेजा जाएगा, और फिर जब वो जज पढ़ते हैं उसमें अगर कोई गलती की निशानदेही होती है तो जो ऑथर जज होता है उसके बाद दोबारा ऑर्डर वापस आता है और उसकी करेक्शन होती है, फिर दोबारा तमाम जजेस के पास वापस जाता है। तो आ तो जाना चाहिए, कल नहीं तो हफ्ते तक आ जाना चाहिए। इसमें इतनी कोई मतलब कोई लंबा चौड़ा तो इसमें ऑर्डर है नहीं, पहली समाअत का ऑर्डर है। बिल्कुल ठीक है, 2, 3, 4 सफ़ात से ज्यादा तो नहीं लिखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है इमरान वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन जैसे इन्होंने भी अभी हिंट किया
कि बाज़ लोगों की तो ये ख्वाहिश है कि पूरा इन्वेस्टिगेट हो, अकाउंटेबिलिटी हो। हालांकि अकाउंटेबिलिटी की भी एक दो जजेस ने बात की कि जब तक नहीं होगी तो कैसे आपका ठीक होगा। लेकिन अभी तासुर ये मिल रहा है, आज चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि हम 29 को जब हम दोबारा मिलेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पे करके इसको हम जल्दी रैप अप करेंगे। तो वो भी ये चाहते हैं कि इसको कंटेन्ड रखा जाए, और अगर गाइडेंस मांगी है वो 6 जजेस ने अपने ख़त में, तो गाइडेंस दे दी जाए कॉन्डक्ट के हवाले से कि आइंदा दबाव आता है, बगिंग होती है तो आपने क्या करना है, किसको रुजू करना है, और हम आगे बढ़ें बजाय इसके कि हम वो शौकत सिद्दीकी से पूरा शुरू करें सिलसिला। तो विच आई थिंक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय खुश तो किसी ने नहीं होना। आप आगे चलें। किसी भी हाल में किसी ने खुश नहीं होना। मेरा ख्याल है कि पिछले जो 2-2.5 साल में जो एक फ़र्क देखा है हमने कि होता तो वही है जो हमेशा होता है, थोड़ा तेज़ी के साथ होता है और बहुत खुल के होता है चीज़ें, अब मतलब छुपी नहीं रहती। अब उससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता वो एक अलग बात है। सोचते हैं इसके ऊपर और अभी के लिए एक वक्फा लेते हैं। सूबा सिंध के लाड़काना और सखर डिवीज़न में लाकानूनियत बिल्कुल बढ़ती जा रही है। आए दिन के वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे घोटकी, कंदकोट, कश्मोर और शिकारपुर सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, जहाँ पे कच्चे के डाकुओं की जो कार्रवाइयाँ हैं वो ना सिर्फ उन इलाकों में चल रही हैं बल्कि सोशल मीडिया पे भी वो अपनी वीडियोस डाल रहे हैं बहुत ही धड़ल्ले से, और उसमें आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो कितना बिला खौफ व ख़तर अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम आज की बात करें तो कंदकोट में गौसपुर के करीब आज इंडस हाईवे पर डाकुओं ने एक कोच पर फायरिंग की है। वहाँ पे एक मुसाफिर को उन्होंने अगवा किया, 2 मुसाफिर उसमें से ज़ख्मी हुए हैं। इससे पहले भी कंदकोट में आज इंडस हाईवे पर लोगों ने मुजाहरा किया, वहाँ पे सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक जैम रहा। वहाँ पे 1 महीने से 3 लोग हैं जो अगवा हुए हैं, एक उसमें वालिद और उनका बेटा है, जिनकी बाजियाबी के लिए ये मुजाहरा हो रहा था। इसी तरह घोटकी में पुलिस ने कार्रवाई की है। उनका कहना है कि हम छापे मार रहे हैं डाकुओं के ख़िलाफ़, हमने 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एक उनका कहना है कि वहाँ पे जो फायरिंग हुई उसमें एक डाकू या मुलजिम मारा गया, और अब ये भी रिपोर्ट्स आई कि वहाँ भी ये जो शख्स हलाक हुआ उसके लवाहिकीन ने मीरपुर माथिलो में एसपी ऑफिस के बाहर लाश रख के धरना दिया। तो कहीं ट्रैफिक जैम है, कहीं पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस साल के पहले 3 माह की बात करें तो लाड़काना में नामा निगार हैं तारिक दुरानी। उनका कहना है कि 144 लोग अगवा हुए। ये वो हैं जो ये कच्चे के डाकू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाते हैं, कभी गाड़ी बेचना है, कभी रिश्ता कराना है, और उनको वहाँ पे रख लेते हैं। उनमें से 24 अभी तक मिसिंग हैं, मतलब वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके। और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि आए दिन जो हमले हो रहे हैं उसमें कोई भी सेफ़ नहीं है। आम आदमी तो सबसे ज़्यादा उसका निशाना है। लेकिन 3 दिन पहले एक कार्रवाई हुई शिकारपुर में, जब खुशदार से पंजाब जा रही थी एक वैन, जिसमें हमारे जो फ़ौजी हैं वो अपने जा रहे थे छुट्टी के लिए, ईद के लिए, उनको रोक के वहाँ पे लूटा गया, और बाद में पता चला कि उनका ताल्लुक पाक फ़ौज से था। तो इसमें हर कोई इसका शिकार बन रहा है। ताज़ा सूरत हाल क्या है, हम तारिक दुरानी से बात करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तारिक, बताइएगा कि ये हम मुसलसल सुन रहे थे कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा, रेंजर्स आएंगे, पुलिस आएगी, क्या हुआ अभी तक? ऑपरेशन तो इस वक्त तक कह सकते कि शुरू हुआ हो, लेकिन कार्रवाइयां शुरू की गई। कार्रवाई का मेरा मकसद यह है कि ऑपरेशन तो उसको कहा जाता है कि सारे कच्चे को घेर लिया जाए जी। कश्मोर में, शिकारपुर में, जेखमाबाद में, गोटकी में, सखर, तमाम जो कच्चा है उसको कार्डन ऑफ कर दिया जाए और वहां पर रेंजर्स और पुलिस चारों तरफ से उतर जाए और कार्रवाई करे और डाकुओं के जो घर हैं उनको मसमार करे और उनको गिरफ्तार किया जाए। इस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर अभी तक नहीं की जा रही। हाँ, जहां अगर कोई वारदात होती है, वारदात का पता चलता है, उसके बाद उस इलाके में पुलिस आजकल रेंजर्स की मदद से जा रही है, लेकिन वारदात करने वाले, सीधी सी बात है, वारदात करने के बाद अपने इलाके खाली करके जा चुके होते हैं, पुलिस जा चुके होते हैं, वो खाली मिलता है। जाके क्या करते हैं, उनके कच्चे घर जो होते हैं उनको बिल्डोज करते हैं, कोई वहां पर अगर मिल गया तो अरेस्ट करते हैं। लेकिन वो मौसर कार्रवाई, वो ऑपरेशन के जो होना चाहिए था, जो कच्चे को चारों तरफ से सील करके 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स लाड़काना और सखर डिवीजन के दोनों जो रेंजेस हैं पुलिस की, उनकी मदद से किया जा रहा था, तो वो इस वक्त तक यहाँ शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये वारदातें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जी,
अच्छा, ये बात सही है कि किसी ज़माने में हम सुनते थे कि एक कॉन्वॉय सिस्टम चला करता था, रात को लोग निकलते नहीं थे बाहर मगरिब के बाद, अब हालात दोबारा इतने मखदूश हो चुके हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि उससे भी ज्यादा मखदूश हो चुके हैं। मुराद अली शाह साहब हमेशा अपनी तकरीर में, और अब भी जब उन्होंने हलफ उठाया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने बड़ा धरने से कहा कि जी हमने कॉन्वॉय सिस्टम खत्म किया, तो बदकिस्मती से वो कॉन्वॉय सिस्टम दोबारा शुरू हो चुका है। शिकारपुर, जेकराबाद, कंदकोट, कश्मोर, घोटकी, इनके इंडस हाईवेज हो या मोटरवे, अब घोटकी की मोटरवे आप देख लें तो रोडी और घोटकी मोटरवे जो है हमारा, जो रोडी से मुल्तान की तरफ जाता है, वहां आए रोज फायरिंग हो रही है, वहां कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। लाड़काना में, सॉरी, शिकारपुर में कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। सूरत हाल तो ये है, आम मुसाफिर तो कार्रवाई की बात ठीक है, पुलिस पे हमले हो रहे हैं। पर 3 दिन पहले शिकारपुर में पुलिस की मोबाइल गश्त पे निकली, उस पर रॉकेट फायर किया, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जब पुलिस रात को सिक्योर नहीं है तो आम आवाम किस तरह सिक्योर होंगे? तो इस वक्त अगर आप बात करें, कार्रवाई शुरू हो चुका है, हमले हो रहे हैं, डाकू मगरिब होने के बाद यहाँ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका है कि आप हाईवे पर यहाँ सफर कर सकें। हाँ, आप सफर कर सकते हैं। तारिक, आपकी जो बातें की हैं ये मैं पिछले 40 साल से बैन ही यही सुन रहा हूँ। इस वक्त आप हैं, उससे पहले ज़ाहिर है आपसे पहले जो सहाफ़ी थे, मैं ख़ुद भी उस इलाके में उस ज़माने में जाता रहा हूँ। कोई ज़र्रा बराबर ना स्टेटमेंट में फ़र्क आया, ना वारदातों में फ़र्क आया, ना सरकार के एटीट्यूड में फ़र्क आया। तो ये जो मर्ज़ है इसकी तशख़ीस ही नहीं हो पा रही, या तशख़ीस तो हो जाती है मगर इलाज किसी के बस में नहीं है। तशखीस हो भी गई है लेकिन वो विल नजर नहीं आ रही, वो जिनके हाथ में है वो करना नहीं चाहते। मैं नहीं समझता कि अगर आज सिंध हुकूमत चाहे तो ये 100-150 किलोमीटर के कच्चे में ऑपरेशन करे और ये डाकू यहाँ पे रह सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बदनामी के बाद, इतनी अगवा बराए तावान की वारदातों सरकार ज़ियाउल हक के ज़माने में जहांदाद खान गवर्नर थे, उन अब तक की तारीख में सबसे बड़ा ऑपरेशन उनके ज़माने में हुआ था। उस ऑपरेशन की मुद्दत के दौरान तो ये सब सेट हो गया था, उसके बाद फिर वही मरज़ है। तो ये जो बार बार मरज़ उठ के आ जाता है इतने सारे ऑपरेशंस के बावजूद, क्या करें? देखें, इसके लिए हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, इसके लिए हमें सियासी वाबस्तगियों से आगे जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें बिला तफरीक कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये डाकू जो है ये फलां बरादरी के फलां आदमी के लोग हैं या ये डाकू हमारे काम भी आते हैं, इसलिए हमें इस तरफ कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। देखें, डाकुओं की कार्रवाइयों से इस वक्त कोई बड़ा आदमी निशाने पे नहीं बन रहा। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, आम आदमी, वो मिस्कीन आदमी जिसको यहाँ हनी ट्रैप करके बुलाया जा रहा है, जिसको आज हाईवे पे जाने वाले मजदूरों को अगवा किया जा रहा है, बड़े किसी आदमी को कोई भी यहाँ पर तकलीफ नहीं, आम आदमी यहाँ पर सफर कर रहा है। लेकिन इनको खत्म करना मेरी नजर में, अगर मैं इन इलाकों में, मेरी पैदाइश यहाँ की है, इन इलाकों में मैं सहाफत कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, शिकारपुर, कोट कश्मोर और घोटकी के इन इलाकों में अगर बिला तफरीक एक मुनज़्ज़म किस्म का ऑपरेशन किया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये दोबारा सर उठा सकेंगे। लेकिन पता नहीं कौन सी वो जो चीजें हैं, बातें हैं कि जिनकी वजह से हुकूमत सिर्फ बयानात देते हैं, बयानात तो बहुत अच्छे दिए जाते हैं लेकिन उन बयानात पर अमल नहीं किया जाता। अब मुझे बताएं ना, 4 साल से कच्चे में ऑपरेशन की बातें चल रही हैं, ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, हमने ये कार्रवाई कर ली। मुझे बताएं कि कौन सा हेड मनी वाला डाकू आज तक मारा गया है? 144 अफराद लाड़काना और सखर डिवीजन से इन 3 महीनों में रवां साल में अगवा हुए हैं, जिनमें से 24 के करीब आज भी मगवियों के पास हैं। जो बाजियाब हुए हैं ना, मैं ये कहूं कि पुलिस ने बाजियाब किए हैं, सॉरी नहीं, क्रेडिट जरूर लिया जाता है, क्रेडिट जरूर लिया जाता है, वो लाके उनकी तस्वीर बना ली जाती है कि जी हमने बाजियाब किया। भाई आपने बाजियाब किया, जहां कार्रवाई की, डाकू क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कोई मारा क्यों नहीं गया उस इलाके में? कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, अगवा जो हुए हैं, अगर 144 हुए हैं तो उसमें 100 के करीब खुद वहां गए होंगे हनी ट्रैप। जी मानने की बात है। बिल्कुल ठीक है। जो अगवा हुए हैं, साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमें वक्फा लेना है, वहां तक ही आ जाती है कि जब तक पक्के के डाकू महफूज हैं तो कच्चे के डाकू भी महफूज हैं, कच्चे के डाकू भी महफूज। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। बरसगीर में तौहीन मज़हब का कानून वैसे तो कम व बेश 100 साल से नाफिज़ है, अंग्रेज़ दौर से, मगर वक्त के साथ साथ और बिलखुसूस आज़ादी के बाद
उसकी जो शिक़ें हैं और सज़ाएं हैं उनमें रद्द-ओ-बदल भी होता रहा और सज़ाओं में इजाफ़ा भी होता रहा। और अब इस क़ानून की एक शिक़ अंग्रेज़ ने 295 ए और बी मुतारिफ़ कराया था, लेकिन पाकिस्तान में 295 सी के तहत जो तौहीन रिसालत है उसकी सज़ा मौत है। पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का जो मौजूदा क़ानून जिस शक्ल में नाफिज है उसकी तारीख़ क्या है और ये किन किन मराहिल से गुज़रता हुआ मौजूदा शक्ल में नाफिज हुआ, इस बाबत एक जवां साल महक़क़ हैं अरफात मज़हर। उन्होंने नहायत अरक़रेज़ी से गुज़िश्ता कई बरस के दौरान इस क़ानून के पस मंज़र और अमल दरामद तक के मुख्तलिफ़ मराहिल पे गहरी रिसर्च की है। अरफात मज़हर साहब खुशकिस्मती से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, इसलिए कि क़ानून तो सबके सामने मौजूद है, कोई भी किताब ख़रीद के उसे देख सकता है, पढ़ सकता है, तशरीह कर सकता है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है पाकिस्तान के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़िया-उल हक़ के ज़माने में मौजूदा शक्ल इख्तियार की, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में 90s में कुछ इसमें सख्ती आई और सज़ाओं में इजाफ़ा हुआ, वटेवर। तो अरफात मज़हर साहब को हमने इसीलिए ज़हमत दी है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी आपका मुझे बुलाने के लिए और तारुफ के लिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आजकल पिछले कुछ बरसों से बार बार ये बोला जा रहा है कि कानून तौहीन रिसालत यानी 295 सी जो है बिलखुसूस उसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये भी बोला जाता है कि बाकी मुसलमान ममालिक में ये गलत इस्तेमाल क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि आप मराकेश देख लें, तुर्की देख लें, इजिप्ट देख लें, जॉर्डन देख लें, क्या वजह है, बिल्कुल कोई भी मुसलमान मुल्क देख लें, उधर इस किस्म की मिसयूज़ क्यों नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बिलखुसूस 1986 नवंबर 1986 में जब ये अमेंडमेंट सी पास हुई, उसके बाद से जिसे कहते हैं ना मावराए अदालत कत्ल बढ़ गए 4000%, एक्यूजेशंस बढ़ गए, जो है इल्ज़ामात बढ़ गए 20,000%। ये क्या वजह है, गलत इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ हमें देखनी चाहिए कि इसका जवाब हमें 295 सी के अंदर और उसकी तारीख में मिल जाता है। देखें, जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं उनकी वो जिस तरह जुर्म को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं अपने क़वानीन में, जब वो नज़रसानी करेंगे तो वो अपने अपने फ़िक़ही तारीख़ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जिस तरह वो तारीफ़ करते हैं ना अपने अपने फ़िक़ही तारीख़ से जुड़े हुए हैं। किस तरह जुड़े हुए हैं कि फ़ुक़हा बड़े और इस चीज़ पे तमाम फ़ुक़हा उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, जब जुर्म की तारीफ़ करते आ रहे हैं तारीख़ी तौर पर तो वो कुछ कंडीशंस लगाते हैं, राइट, कि जिससे इल्ज़ाम जुर्म में तब्दील हो ना, कि बदनीयती है कि नहीं, सराहतन बोला गया है, आदतन बोला गया है, तकरारी से बोला गया है, मुसलमान ने बोला है, गैर मुसलमान ने बोला है, किसी मनाज़रे में बोला है। ये सारी शराइत हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए जुर्म की तारीफ़ की जाती है, ताकि एक इल्ज़ाम में और एक जुर्म में फ़र्क हो। ये आपको तमाम मुसलमान ममालिक में मिल जाएगा और ये आपको अपनी पूरी तमाम तारीख़ में मिल जाएगा। लेकिन 1986 में, सितंबर 1986 में जब 295 सी पास किया गया तो बिलखुसूस लियाकत बलोच साहब, तराबुल हक कादरी साहब, बीबी निसार फातिमा साहिबा और पार्लियामान के बाहर एडवोकेट इस्माइल कुरैशी साहब जो अब हयात नहीं है, उन्होंने मिलकर जो कानून की शक्ल दी वो बड़ी जदीद थी। उसमें जो अल्फाज थे जिसको उन्होंने बार बार बोला 30-35 दफ़ा, कोई भी प्रोसीडिंग्स उसको पढ़ सकता है, 9 सितंबर 1986 के प्रोसीडिंग्स पर हैं, कुछ घंटों की प्रोसीडिंग्स में वो पास हो गया था। उसमें उन्होंने बार बार बोला कि ये तो हम फ़िक़ही ज़खायर से लेके आ रहे हैं, इस पर तो इजमान ये बात मौजूद है, बार बार कोई इख्तलाफ नहीं, इस पर इजमा है। लेकिन उन्हीं फ़िक़ही ज़खायर में जब आप देखते हैं तो जिस तरह जुर्म की तारीफ़ की होती है, इन्होंने जिस तरह जुर्म की तारीफ़ की है वो इससे बिल्कुल मुतज़ाद है। मिसाल के तौर पर पहली शर्त के बदनीयती का होना, वो पूरी आप तमाम उलमा मान लेंगे कि बदनीयती होना तो ज़रूरी है, उन्होंने वो रिमूव कर दिया ना 295 से। Whoever by words बस बोल दिया, whoever with malicious intent रिमूव कर दिया। दूसरा, ये 4 अल्फाज उन्होंने डाले हैं, इनवेंडो, इंसिनुएशन, इम्प्यूटेशन और इनडायरेक्टली, जो इतने मुश्किल अल्फाज हैं कि कोई भी इंसान अगर बोले कि भाई ये तो बहुत मुकद्दस कानून है, उसको चाहिए उसके मतलब समझे। ये है ऐसे अल्फाज जिनका मतलब है कि कनायतन, इशारतन, तलमी के तौर पे, बिल वास्ता, और ये मुतज़ाद हैं, ऑपोजिट हैं। जो ज़ख़ीरे आपके बताते हैं कि तौहीन सराहतन होती है तो तौहीन होती है,
एक तरफ अल्फाज क्या आ रहा है बार बार हर जगह, अशरफ अली थानवी साहब भी बोल रहे हैं कि सराहतन मुनाज़रे में ना, यानी जानबूझ के आपने क्या अल्फाज जानबूझ कर खुलेआम आम और ऐसे कि उसकी तशरीह के और कोई वो ना मिल सके ना, आपको अपने कौल की तशरीह करने का मौका दिया जाए। लेकिन जब आप कानून में ये डालेंगे कि इशारतन, इनडायरेक्टली इंसिनुएशन, यानी कि बिल वास्ता इशारतन, तो ये कहाँ से अल्फाज आए हैं? ये आपके फ़की ज़खायर से नहीं आए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं आया। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सेडिक्शन लॉज यानी बगावत के कानून पढ़ें तो उसका पहला जुमला आपने छाप दिया वैसे का वैसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी सदी में था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बरतानवी साम्राज्य के जो एक्साइट्स फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह आपने बोल दिया डिफाइल्स द सेक्रेड नेम ऑफ द होली प्रॉफिट। तो आपके जराए क्या हैं, आपके सोर्सेज ही आपके इस्तेमाल रह गए। बोला आपने कि फ़िकी ज़खायर हैं, और ये फिर अल्फाज करते हैं क्या, इनका फंक्शन क्या है? जब ये अल्फाज कहते हैं कि ये नियत नहीं पूछता, जब कानून नियत नहीं पूछता, तो आप लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग नियत पूछें? जब कानून सराहतन जुर्म की डेफिनेशन नहीं मांगता, कहता है कि हल्का सा भी शुबा हो और इनडायरेक्टली शुबा हो, तो आपका जो जुर्म, जो कि बड़ा वाज़ेह और महदूद अंदाज में डिफाइन हुआ है थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी तारीख में जुर्म एक वाज़ेह और महदूद अंदाज में बयान हुआ है, वह वसी से वसी हो गया। वसी से वसी हो गया यानी कि जहाँ पे जुर्म महदूद था तारीफ, अब लामहदूद हो गया। और ये ही लामहदूद तारीफ करने का जो इख्तियार है जो एक कानून दे रहा है, यही इस इख्तियार को हम मिसयूज कहते हैं। सही ना, कि जब हम जुर्म और इल्ज़ाम में तफरीक नहीं करते, जब हम इंसान की आंखों में ये बात शक व शुबात डालना शुरू हो जाते हैं, जब हर किसी को अपनी तारीफ करने का मौका मिल जाता है, तो उससे हम मिसयूज कहते हैं। तो जाहिरी बात है, जब आपने अल्फाज डाले हैं इंसिनुएशन, इम्प्यूटेशन, कनायतन कोई बात कर दी, इशारतन कोई बात कर दी, तो लोग तो कानून को ना सिर्फ अपने हाथ में लेंगे बल्कि उसकी वुसअत बढ़ाते रहेंगे। जुर्म की तारीफ जो महदूद थी वो बढ़ाते रहेंगे। और ये बात देखें, फेडरल शरीयत कोर्ट ने 1991 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान रिकमेंडेशन दी थी कि हुएवर के बाद आपने विथ मैलिशियस इंटेंट डालना है। एंड फेडरल शरीयत कोर्ट उस वक्त पार्लियामान से मुखातिब थी कि विथ मैलिशियस इंटेंट एंड विलफुली, ताकि पता तो हो ना इंसान ने जानबूझ कर कोई बुरी बात बोली। दूसरा, 1986 में भी हमजा साहब थे एक पार्लियामेंटेरियन जो गालिबन PMLN में थे, उसके बाद उस वक्त तो प्राइवेट मेंबर थे, उन्होंने बार बार ये बोला था खड़े होकर कि प्लीज़ बराह करम इसको मुश्तहर कर दें इस मामले को। ये तो जुर्म की तारीफ, ये तो हर इंसान इसको मिसयूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। किसी मुफक्किर को भेजें, वकील को भेजें, उलमा को भेजें, फुक़हा को भेजें। उन्होंने हर चीज़ उस तरह बोली थी जो एक बंदा मुस्तकबिल जानता हो, जैसे कि ये अल्फाज तो बड़े वेग हैं। और जवाब में तराबुल हक कादरी साहब ने उनको बिल्कुल कि इस पे तो इजमा है पूरी तारीख में, शट अप कॉल दे दी। तो अब हुआ यही कि बाकी जो आप सवाल आता है ना कि बाकी मुसलमान ममालिक में मिसयूज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज उनकी जुर्म की तारीफ में आपको नियत मिलेगी, तकरारी मिलेगी, ये शर्त मिलेगी कि आपने सराहतन बात की है, तो मिसयूज नहीं होगा। वो अपनी फ़िकी तारीख से जुड़े हुए हैं, आप अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपने अपनी जुर्म की तारीफ कहाँ से ली? इस्तेमारी तारीख से। तो लिहाजा बात यही है कि मिसयूज के लिए आप कानून के अंदर झांके और तारीख में झांके, तो आपके लोगों की जो पिछले 40 साल जहन साजी हुई है वो इसी के गिर्द सियासत में हुई है। तो वो उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का अक्स है जो आपने 1986 में जिस तरह जुर्म की तारीफ की, जो कि इजमा तो दूर की बात, फिकी तारीख के बिल्कुल मुतज़ाद थी। ठीक है अरफात मज़हर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर थॉट इन दिस, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल है हमारे यहाँ वो URL लिंक भी चल रहा था। अरफात ने एक एक्सप्लेनर बनाया, एक वीडियो बनाया है, कई बनाए इसी मामले पे, एक ताज़ा अभी जो उन्होंने रिलीज़ किया है, वो एक्सप्लेन करता है सारे मामले को। तो हमें बेसिकली जो इनका कहने का मकसद है वो ये कि हमें अपने लॉज को समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। हाँ, और हम कैसे उस पर चले जा रहे हैं। और ये शायद वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसमें इस हद तक इस इशू पर क्राइसिस डेवलप होता है। ज़ाहिर है हम दुनिया के वाहिद मुस्लिम मुल्क नहीं हैं। हाँ, तो बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक। कल इजराइल ने बैनुल-अक़वामी फलाई तंजीम वर्ल्ड सेंट्रल किचन के एहलकारों को कत्ल किया एक ड्रोन स्ट्राइक में। अब कुछ और लोगों की भी शनाख्त हुई है जो उस ड्रोन स्ट्राइक में कत्ल हुए थे। 3 UK के शहरी थे, जॉन चैपमैन, जेम्स हेंडरसन और जेम्स कर्बी।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों का ताल्लुक ये साबिक यूके के फौजी पर्सनल थे, मिलिट्री पर्सनल थे। एक का ताल्लुक स्पेशल एयर स्क्वाड्रन से था, एक का था SBS से, स्पेशल बोट स्क्वाड्रन, और एक साबिक रॉयल मरीन था। और एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि जिस ड्रोन से यह हमला किया गया, इसको कहते हैं एल्बीट 450 हर्मीज ड्रोन, और इसके इंजन इंग्लैंड में ही बनता है। जाहिर है इंग्लैंड ने कहा है कि जी तहकीकात होनी चाहिए, कनाडा ने भी कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए, उनके भी शहरी कत्ल हुए हैं। पोलैंड के जो वजीर आजम हैं डोनाल्ड टस्क नाम है इन साहब का, और उन्होंने कहा कि जी नेतन्याहू साहब, जब आप पर हमला हुआ था, हमास ने जब आप पर हमला किया था, तो तमाम पोलिश शहरी आपके साथ खड़े थे, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में शदीद गम और गुस्सा है और आपको जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उनकी लोनी साहिबा जो थी वो भी कत्ल हुई थी। उन्होंने कहा था दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड आई एम आउटरेज्ड। और अब आते हैं हम बाइडन भाई के जाने। बाइडन भाई भी आउटरेज्ड हैं, कह रहे हैं कि मेरा दिल टूट गया है एट दिस लॉस, और इजराइल ने कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि फ़ौरन तहकीकात होनी चाहिए और आप हमें दिखाएं और इसकी फाइंडिंग्स को आप पब्लिक करें। और इससे हमें ये भी जाहिर होता है कि इजराइल ने बिल्कुल एड वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने फ़लस्तीनी शहरियों को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दिया। या नो किडिंग बाइडन साहब, जो बाबा बाइडन बाइडन को अभी थोड़ा सा पता लगा कि यार वाकई ये लोग ऐसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं ऐसे। लेकिन उसके साथ साथ जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब से पूछा गया कि सर अब तो आपके बंदे कत्ल हुए हैं, तो क्या ये जो आप अभी जो ये सारे हथियार दे रहे हैं इजराइल को, इस पर कुछ दस्तरसानी होगी? तो उन्होंने कहा यार क्या छी कैसी बातें कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए आप, ये तो हमारा काम है, इजराइल को तो हम हथियार देंगे। जी दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते मेरा ख्याल अब तो 10 दिन से भी ज़्यादा हो गए, सलामती कौंसिल ने जब बिलाखिर गज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर की, तो वजह ये थी कि अमेरिका एब्सेंट था, तो इसलिए मंजूर कर ली। उस वक्त हमें लग रहा था कि अमेरिकी पॉलिसी में शायद कुछ बदलाव आ रहा है गज़ा की जो इसराइली फ़ौजी पॉलिसी है उसके हवाले से, मगर ये तासुर सिर्फ 24 घंटे तक कायम रहा। और फिर खबर आई कि बाइडन इंतज़ामिया ने इसराइल को तकरीबन $2.5 अरब के 2000 पाउंड और 500 पाउंड के बम और F-35 तैयारे जो हैं उनकी सप्लाई करने का फ़ैसला किया है। ये इमदाद उस पैकेज के अलावा है जो गुज़िश्ता 1 माह से अमेरिकी कांग्रेस के सामने पड़ा हुआ है, यानी इसराइल को $14 बिलियन की फ़ौजी इमदाद दे दी जाए। और फिर कल ये ख़बर भी आई कि बाइडन इंतज़ामिया एक और पैकेज की मंजूरी चाहती है जिसकी मालियत $18 बिलियन है। ये सब नवाजिशात $4 अरब की जो सालाना इमदाद है इसराइल को दी जाती है डिफेंस के, उसके अलावा है, बोनस है। अच्छा, साथ ही साथ अमेरिका ये तासुर भी मुसलसल दे रहा है कि वो गज़ा में इंसानी जानों के नुकसान पे गमज़दा भी है। अमेरिकी फ़ज़ाइया गज़ा के जो भूखे बच्चे हैं उनके लिए फ़ज़ा से इमदाद भी गिरा रही है, मगर इसराइल को असले की सप्लाई गज़ा की फ़ौज कशी से मशरूत करने से कतरा रही है। अच्छा, अमेरिकी पॉलिसी एक मुबस्सिर का पढ़ रहा था, बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी दुश्मन पे रहम खा के उसकी ज़ख्मी उंगली पे पट्टी बांधें और साथ ही उसकी पीठ में खंजर भी मारते रहे हैं, तो ये हो रहा है। अच्छा, इसराइल जितना असला दुनिया से ख़रीदता है उसका 68% अमेरिका देता है। दूसरा बड़ा मुल्क जो इसराइल को असला फराहम करता है वो है जर्मनी। जी बिल्कुल। जर्मनी इसराइल की 24% जो फ़ौजी ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है। 2022 के मुकाबले में 2023 में जर्मनी ने इसराइल को 10 गुना ज़ायद असला फ़रोख्त किया। मकसद ये है कि इसराइल भले फ़लस्तीनियों के खून से अपनी प्यास बुझाता रहे, मगर जर्मनी को उसका जो यहूद दुश्मन माजी है वो ना याद दिलाएगा। बुरी बात है, उसके लिए वो आगे जाने को हर कीमत, हर तरह से आगे जाने को तैयार। बरतानिया असला फ़रोख्त करने वाला इसराइल को तीसरा बड़ा मुल्क है, वो 15% फ़ौजी ज़रूरियात पूरी करता है। चूँकि तारीख़ी तौर पे आप तो जानते हैं कि बरतानिया ही था
जिसने इसराइल की पैदाइश के लिए फ़ज़ा हमवार की थी। बैलफोर भाई। लिहाजा ये कोई आम सिफारती ताल्लुकात नहीं है, बल्कि बाप बेटे वाला रिश्ता है। अच्छा, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 माह में इसराइल की फ़ौजी इमदाद रोकी भी है। मसलन एक डच अदालत ने इसराइल को F-35 तैयारों के फाजिल पुर्जे भेजने पे हुक्म इम्तनाई जारी किया है। तब से डच हुकूमत मचल रही है। कनाडा इसराइल को सालाना $4 बिलियन के दिफाई आलात फराहम करता है। फ़िलहाल उसने इन सौदों को मुलतवी कर दिया है। फरवरी में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से गज़ा में नस्ल कुशी का शुबा ज़ाहिर करने के बाद जापान की ऑटोचो कॉरपोरेशन जो है उसने सबसे बड़ी जो इसराइली असला साज कंपनी है एल्बेट, उसके साथ पार्टनरशिप जो है उसको फ्रीज़ कर दिया है। स्पेन ने भी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की राय की रोशनी में इसराइल को असला फरोख्त करने के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं, जबकि बेल्जियम ने भी बारूद की एक खेप रोक ली है। मगर टीप का बंद ये है कि जब तक अमरीकी असले की सप्लाई नहीं रुकती, इसराइल की मनमानी भी नहीं रुक सकती। याद रखना है, अमरीका, जर्मनी, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, एक्सेस ऑफ जेनोसाइड, हाँ, ये जिम्मेदार हैं उसके। बाकी कुछ भी बोलते रहें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शब बख़ैर।